हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सरप्राइज़, आज मैं बुक की पीडीएफ लेके बैठा हूँ। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ, जो बेसिक्स आप देख रहे होंगे, मेरे बेसिक्स बहुत ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी से स्टार्ट होते हैं। तो हर चीज़ मैं अगर यूट्यूब पे उसी तरीके से डालूँ जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, तो फिर कुछ चीज़ें वो डिस्क्लोज हो जाती हैं बच्चों। मैं इन चीज़ों को ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मगर डेफिनेटली आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, जो क्लासेस स्टार्ट होंगी। हम लोग अभी फ़िलहाल बुक से ही चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ मुझे बुक से पढ़ानी होगी वो बुक से पढ़ाऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोर्ड में नहीं पढ़ाने वाला था, मगर कुछ सोचा मैंने। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, हम व्हाट्सएप पे जब बात करेंगे, कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँ कि बिंदास डाल दूँ यूट्यूब में, ठीक है? क्योंकि मैं तो बिंदास डाल देता हूँ। आप देखते हैं कोई भी लेक्चर हो, चाहे इको का, एसपी का, कोई भी फाउंडेशन में, बेसिक सोचता ही नहीं। बट मैं इसके पीछे रीज़न्स हैं, मैं आपको ज़रूर इस पर शेयर करूँगा। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस तो पढ़ के हो गया आप लोगों को। फाइनेंस अलग अलग प्रकार के लिए लिया जाता है। पब्लिक फाइनेंस होता है, प्राइवेट फाइनेंस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट की मीनिंग में आपको लिखा चुका हूँ, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड दी कंपनी, है ना? इसमें ट्रस्ट भी आ जाती है, सोसाइटीज भी आ जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनियाँ भी आ जाती हैं। हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अभी देखो सब चीज़ ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ लिए। देखो, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू कितना पैसा इनकम के रूप में आएगा, इनफ्लो ऑफ फंड्स, कितना पैसा आउटफ्लो यानी एक्सपेंसेस के रूप में जाएगा। चाहे वो एक्सपेंसेस ऑन कैपिटल हो, एक्सपेंसेस ऑन वर्किंग कैपिटल हो, एक्सपेंसेस ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जैसे हमको डिविडेंड पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। Success of any business organization depend upon the efficiency of organization, वो कितनी able है to generate and use of funds। पढ़ाया था raising of funds, पैसे को रेज करो और फिर उसको यूटिलाइज करो। ये देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा होता है, बट पॉसिबल नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन उसको उसी तरीके से यूज़ कर पाए। हेनरी फोर्ड राइटली सेड, मनी इज़ एन आर्म। याद आ रहा है कुछ? आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट, है ना? पैसा अगर आपके पास है तो या तो उसको यूज़ करो या उसकी वैल्यू को लूज़ करो, बराबर है? यानी जो बिना फाइनेंस के आप बिज़नेस को रन, स्टैब्लिश, बिज़नेस को सरवाइव नहीं करवा सकते। सब पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। अगर मैं आपको कल बोलता ना कि चलो ये बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, तो फिर वो मोस्टली आपकी ना रीडिंग हो जाती। तो मैं चाह रहा था कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट पहले क्लियर हो गए, जब आप बुक को एक बार रीड करें, या जो भी आप नोट्स मिलेंगे आपको फर्दर जून में, तो आपको लगना चाहिए एवरीथिंग वी नो, हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस हमें पता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस की बेसिक मीनिंग क्या है मेरे बच्चों? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद रेजिंग ऑफ फंड्स, यूजिंग ऑफ फंड्स बाय कॉर्पोरेशन। इट डील्स विद पैसा हमको चाहिए, है ना, कॉर्पोरेशन के लिए। फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉर्पोरेशन। पहले हम पैसे का जुगाड़ करते हैं, फिर हमें देखना होता है पैसा हमें किस रूप में चाहिए। ओन के बोरोड, तो कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा ओनरशिप कैपिटल होता है, इक्विटी के रूप में, प्रेफरेंस के रूप में, प्रमोटर के रूप में, याद आ रहा है? और थोड़ा सा फिर बोरोड के रूप में लेते हैं हम लोग, जैसे शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, डिपेंड करता है कब ले रहे हैं, इनिशियल लेवल पे या फर्दर लेवल पे। क्लियर है? उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ओन एंड बोरोड। फिर जब पैसा आ जाता है तो वी डिसाइड इन्वेस्टमेंट, कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना है। सॉरी, थोड़ी सर्दी हो गई है, आपको डिस्टर्ब होगा। इन्वेस्टमेंट, दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब द इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स एसेट्स, शॉर्ट टर्म मतलब द इन्वेस्टमेंट ऑन वर्किंग एसेट्स, दैट इज कैश, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, लेबर, है ना? और लॉन्ग टर्म में लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स। इनिशियल लेवल पर कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है? लॉन्ग टर्म। इसलिए इनिशियल लेवल पर आपको कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, ठीक है? मीनिंग एंड डेफिनेशन सब भाई ऐसा लगा सब पढ़ा हुआ। देखो, हेनरी हॉगलैंड क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरी डील विथ एक्विजिशन, पहले पैसे को एक्वायर करो फिर उसको यूज़ करो। जिसने एक्वायर कर लिया तो वो कोई विजय नहीं हो गया, वो विक्ट्री नहीं हो गई, उसको यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यू हैव हर्ड मेनी स्टोरीज ना, कि कोई 500 रुपये लेके मुंबई आया और अब 5000 करोड़ का मालिक है। तो इट्स नॉट अबाउट हैविंग मनी, इट्स अबाउट हाउ यू यूज इट विथ योर एबिलिटी। सो बिजनेस में भी सेम वही फंडा है।
You have the money, but it depend upon you how you use it. द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड, पहले आप फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो वहाँ ऊपर लिख लेना कॉपी में, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है द प्लानिंग इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ फाइनेंस इन फ्यूचर, द यूज ऑफ फाइनेंस इन फ्यूचर रिगार्डिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है कि हमको फ्यूचर में पैसा यूज़ करना है, तो क्यों की जाती है, तो वहाँ रीजंस लिखो अपनी कॉपी में। एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस, कि हमको फ्यूचर में नुकसान ना हो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसलिए पहले से प्लानिंग करके रखने पड़ती है कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ लगेगा, कब कब लगेगा। एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस लिख लो वहाँ पर। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, कि आगे ऐसा प्लानिंग करो कि आगे जाके डिपार्टमेंट्स के बीच में डिसकोऑर्डिनेशन ना हो, मिसकोऑर्डिनेशन ना हो। डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, समझ में आ रहा है भाई। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डायनेमिक होनी चाहिए, वो जो डायनेमिक, समय के हिसाब से आप उसको चेंज कर सके। अरे हाँ कि ना, फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होना है ना, क्या करना है आपको फ्यूचर में, कितना पैसा लगाना है, कहाँ से लाना है, अगर बिजनेस अनसर्टेन रहा तो किस तरीके से पैसे को यूज़ करेंगे, ये सब वर्ड्स लिख के रखना है आपको। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन एवरी फाइनेंशियल मैनेजर जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता है तो वो हमेशा ध्यान में रखता है कि कैसे आगे जाना है, गो अहेड। सुन में आ रहा है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए फाइनेंशियल मैनेजर और ए ऑर्गेनाइजेशन टू गो अहेड विदाउट अ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान। अगर आपके पास एक अच्छा प्लान नहीं है तो आप बिजनेस में आगे नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग को आपको कम्युनिकेट भी करना है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आप प्लान बनाएंगे, ईच एंड एवरी पर्सन को आपके प्लान का कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उनसे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग की बेसिक जो मैंने आपको डिटेल थी वो बताई। फिर एज ए कॉर्पोरेट आपको ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट। अब ये डिटेलिंग चीज़ है, इसी वजह से मैंने आज बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, इस पे पढ़ा रहा हूँ, लिख लेना, क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको आज चीज़ें समझ जाएगी। व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, तो कॉपी में लिखो, दिस इज़ द मार्केट, दिस इज़ द मार्केट इन विच कंपनी इशूज़ long-term capital. Company issues long-term capital like equity, bond, debentures. Like equity, bond, debentures. नाम ही है कैपिटल मार्केट, मतलब वो मार्केट जहाँ से हम कैपिटल ले रहे हैं अपनी कैपिटल एसेट्स के लिए, लॉन्ग टर्म बोला ना, यानी लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीन्स के लिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के लिए जो पैसा हम लोग लेते हैं, दैट इज कैपिटल मार्केट। लिख लो, कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, नाम से ही झलक रहा है। फाइनेंशियल मतलब जो पैसा लेने का, मार्केट मतलब जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, मार्केट मतलब जहाँ चीज़ों का लेन देन होता है, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होगा, जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है। तो उसके दो पार्ट है, कैपिटल और मनी। तो कैपिटल बता दिया मैंने आपको, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर इशू किए जाते हैं, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। और क्यों किए जाते हैं वो भी बता दिया मैंने आपको, कौन से इन्वेस्टमेंट हम लोग उनसे करते हैं। अगर हम इनिशियल लेवल पे करेंगे वो इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना, अगर हम इनिशियल लेवल पर इशू कर रहे हैं इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, वहाँ लिख लो। और अगर हम ऑलरेडी इशू कर चुके हैं अपने इक्विटी, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, और अब इशू किए हुए सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा ना भाई, तभी तो कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। जिन लोगों ने वो इक्विटी और डिबेंचर और बॉन्ड खरीदे थे, अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो उस सिक्योरिटी को बेचेंगे, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट चाहिए, उससे कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो जिस मार्केट में वो बेचेंगे ले जाके, उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी मार्केट, तो वहाँ लिख लेना। तो जब कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हो गए, जब पहली बार कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बेटा क्लास में, है ना, इतना भी अभी फिलहाल काफ़ी है। और जब ऑलरेडी जो सिक्योरिटी इशू हो चुकी थी उसको जब ट्रेड किया जाएगा इन्वेस्टर्स के द्वारा, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, या स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि शेयर मार्केट में सिक्योरिटी इशू नहीं होती है, शेयर मार्केट में एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है उसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है। ये हुआ कैपिटल। अब मनी मार्केट में आ जाओ। मनी मार्केट क्या बोलता है बच्चों? मनी मार्केट क्या बोलता है सर? मनी मार्केट बोलता है जहाँ पर कंपनियों को
शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी होती है उनकी, यानी जहाँ पर पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रेस किया जाता है। नॉर्मली ये जो मार्केट है ये बैंक यूज़ करते हैं, बैंकिंग कंपनी, बैंक टू बैंक, वहाँ लिख लो अप टू 1 ईयर के लिए जो पैसा लिया जाता है, कितना, अप टू 1 ईयर के लिए। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं नॉर्मली बैंकिंग कंपनियों के बीच में होता है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट के नाम लिख लो। और एक बात और, कैपिटल मार्केट रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी डिसाइड द रेगुलेशंस, कैपिटल मार्केट। और मनी मार्केट रेगुलेट होता है आरबीआई के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए बोला ना बैंक टू बैंक मोस्टली बहुत होता है, मनी से रिलेटेड ना, डायरेक्ट पैसे का लेन देन हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स उसके नाम लिख लो, जैसे कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट लिखवा दिया मैंने आपको, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड, फिर इसके लिख लो मनी मार्केट के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पढ़ेंगे बाद में। कमर्शियल पेपर नाम से झलक रहा होगा, द पेपर विच इज़ यूज बाय द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी बेचा और खरीदा जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। रेपो रेट पढ़ाने वाला हूँ आपको मैं। ट्रेजरी बिल आरबीआई यूज़ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में जब पैसा रेस करना है उसको, ट्रेजरी बिल। इनकी वैलिडिटी कितनी है, 1 ईयर, है ना। तो बैंकिंग कंपनियाँ इसको यूज़ करती हैं, भूलने का नहीं। और नॉर्मल जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट और कंपनियाँ हैं वो किसको यूज़ करती हैं, कैपिटल मार्केट को। पहली बार इशू करेंगे तो प्राइमरी, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचेंगे और खरीदेंगे तो सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, क्लियर हुआ। शेयर मार्केट तो कवर करवा दिया मैंने आपको, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, जो आपकी मार्केट वैल्यू को शो करता है अपने इंडेक्स में। तो ये भी मार्केट ज़रूरी है, तभी तो लोग और पैसा लगाएंगे कंपनियों में। अब नेक्स्ट है, इट ऑल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है पहले समझ जाओ। कैपिटल, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मैं मैक्सिमम कैपिटल फॉर्म करूं और उस कैपिटल को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाऊं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पैसा, पैसे को क्रिएट करो, सेव करो मैक्सिमम, टू क्रिएट मोर कैपिटल एसेट्स। जितना पैसा जमा करोगे उतनी कैपिटल एसेट्स आपको आगे जनरेट होगी। व्हाट इज कैपिटल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट ऑन मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। तो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग नीचे, सेविंग्स प्लस इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम सेविंग्स प्लस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स। फिर और कहाँ से आता है पैसा, फॉरेन कैपिटल के रूप में भी आप ले सकते हैं पैसा। तो फॉरेन कैपिटल में 2-3-4 नाम बता देता हूँ आपको। एफडीआई, जिसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लाइक लैंड खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है, डायरेक्ट आपकी जो रियल एसेट्स है उसमें पैसा लगाएगा, लाइक वो आपके बिजनेस का ओनर बनेगा डायरेक्ट, है ना। अरे सही है कि नहीं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर एक होता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फ़र्क ये है, एफडीआई में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसके एसेट्स में, और एफपीआई में आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, आप उस बिजनेस की फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते, लाइक उस बिजनेस के आप शेयर्स खरीदेंगे, डिबेंचर्स खरीदेंगे। लॉजिक समझ रहे हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा, थोड़े शेयर में, थोड़े डिबेंचर में, थोड़ा सा बॉन्ड में, इसलिए इसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो आप। ये हुआ एफपीआई। तो एफपीआई में आप बिजनेस के ओनर बने क्या, नहीं सर, हम उसके एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स के ओनर बने, तो वो तो ट्रांसफरेबल भी है। और एफडीआई में डायरेक्ट अपने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है। फिर आप बाहर से लोन भी ले सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है ना, बराबर है, बिजनेस करने के लिए। उसको आप ईसीबी भी कहते हैं, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, फॉरेन लोन भी लिया जा सकता है। ये बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है, सब लिख लेने का कॉपी में, बराबर है। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्लेज वाइटल रोल इन द कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। यस, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या, वो पढ़ाया था याद है शुरू में। बैंक के अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो हम लोगों को लोन देती हैं। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल मैनेजर के कुछ काम है भैया जो उसको ध्यान रखना है। पहला क्या है, उसको देखना है कि फर्म के पास में एडिक्वेट फाइनेंस है कि नहीं है, मतलब जितना पैसा चाहिए इनिशियल या फर्दर लेवल पे उतना मौजूद है कि नहीं है। फिर वो राइट सोर्स ऑफ फंड्स यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। अब राइट सोर्स ऑफ फंड्स क्या होता है सर, डिपेंड करता है हम कब पैसा ले रहे हैं। अगर हम इनिशियल लेवल पे ले रहे हैं तो हम लेस रिस्क ही लेंगे, है ना। हम चाहेंगे इन्वेस्टर्स रिस्क उठाए, है ना। जैसे इक्विटी ले लेंगे, प्रेफरेंस नहीं ले पाएंगे क्योंकि डिविडेंड देना ही देना है। डिबेंचर लेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए, लोन लेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं तो क्योंकि बहुत एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेगी और अभी अनसर्टिनिटी है, पढ़ा चुका हूं। और मिनिमम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि मिनिमम से मिनिमम रिटर्न दे। खर्चा होता है ना, क्योंकि आप डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करते हो तो वो कंपनी का एक प्रकार का एक्सपेंस होता है और आपको पे करना ही पड़ेगा। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे हो जाए, मिनिमम डिविडेंड दे दो, मिनिमम इंटरेस्ट दे दो। ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। फिर द सी वाला पॉइंट क्या है, द फर्म यूटिलाइज रेज फंड्स इफेक्टिवली। बहुत ईजी पॉइंट है, पैसा आपने जुगाड़ तो कर लिया, उसको इफेक्टिवली यूज़ करो, सब पढ़ लिए। एंड दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट।
ऐसा पैसा इशू करो कि जिससे ओनर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। अब ओनर में वहाँ 2 लिख दो, प्रमोटर्स प्लस शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स, है ना, तो उनको भी डिविडेंड मिलना चाहिए तगड़ा, और जो प्रमोटर्स है उनको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, और कंपनी के लिए बचना चाहिए मैक्सिमम रिटेन, जो रिजर्व्स जो कंपनी फ्यूचर में यूज़ करेगी। ठीक है, अब 2 डिसीजन लेने, पैसा आ गया है ना, 2 डिसीजन लेने, फाइनेंस डिसीजन। पहला क्या है, बिजनेस फर्म हैज़ टू एक्सेस टू कैपिटल। हो गया, देखो पहले आप कैपिटल मार्केट की तरफ जाओगे क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए इनिशियल लेवल पर। तो बताया क्या क्या इशू करोगे आप कैपिटल मार्केट में, इक्विटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल नीड्स, बराबर है कि नहीं। अगर तुमको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए और तुम बैंकिंग कंपनी हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट, तो मनी मार्केट में जाओगे। अब पढ़ाया मैंने आप लोगों को भी। अब उसको चूज़ करना है फर्म को कि उसको इक्विटी कैपिटल इशू करना है कि डेप्ट। मैंने बताया सर इट्स नॉट अबाउट कि क्या लेना है, इट्स अबाउट कब लेना है, इनिशियल लेवल पे कि फर्दर लेवल पर। इट्स अबाउट आपके पास उस वक्त सर्टेनिटी है कि अनसर्टेनिटी है। क्योंकि सर्टेनिटी है तो डेप्ट ले लो, पता है पैसा कमाने वाले हैं तो डेप्ट इशू करो, ओनरशिप भी नहीं होगी, फिक्स इंटरेस्ट है और आखिर में वापस भी कर देंगे पैसे को। अनसर्टेनिटी है तो आप इक्विटी भी इशू कर सकते हो क्योंकि वो रिस्क टेकर्स होते हैं। ठीक है, देखो थर्ड लाइन में कुछ लिखा है, फर्म कैन इवन चूज फॉर बैंक लोन। ऑप्ट मतलब चूज करना, आपके पास लोन का भी ऑप्शन है। पढ़ाया था मैंने आपको लोन, देखो सब पढ़ा हुआ है। पब्लिक डिपॉजिट भी पढ़ाया था बच्चों से, पब्लिक कंपनी इशू करती है 6 महीने से 36 महीने के लिए, तो इनिशियल लेवल पे इशू कर सकती है, अनसिक्योर्ड होता है। डिबेंचर्स भी पढ़ लिए हम लोगों ने। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा कैपिटल मुझे लेना है। तो पहले वो कैपिटल मार्केट पे जाएगा, अगर वहाँ से भी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, है ना, मनी मार्केट हो गया। सही है कि नहीं। तो ये जो राइट अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है ना डेब्ट और इक्विटी का, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा इक्विटी भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा डेब्ट भी नहीं लेना है, दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बराबर है। तो इस प्रॉपर कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, लिख लो ब्रैकेट में वहाँ पर नीचे, कैपिटल गियरिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट, या कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो आप। कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल गियरिंग कौन सा ज़्यादा रिस्की है, डिपेंड करता है कब इशू कर रहे हो और कितना रिटर्न दे रहे हो। ठीक है, देखो कैपिटल मार्केट आ गया, क्या लिखा है पढ़ लो, फटाफट पढ़ने का अपने को। पहले इशूड होता है फिर ट्रेड होता है। तो इशूड कौन से मार्केट में होता है, अब भी पढ़ाया प्राइमरी में, और ट्रेड कौन से मार्केट में होता है, जो ऑलरेडी इशूड हो चुकी सिक्योरिटीज सेकेंडरी में। अब भी ऊपर पढ़े, सब डिटेल में पढ़े, उसको जो मैंने ऊपर बताया वो ज़्यादा डिटेलिंग था, तो लिख के रखने का सब। यानी जो तुम लोग अभी रोज शेयर डिबेंचर्स खरीदते बेचते हो ना, जो मार्केट है शेयर मार्केट, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज है, जिनके पास है वो उसकी बाइंग सेलिंग करते हैं, तो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट है, 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, भूलना नहीं है मेरे भाई। पहला फिक्स, दूसरा वर्किंग। अब इन्वेस्टमेंट में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी देखना है, शॉर्ट टर्म भी देखना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं जो कैपिटल इशू कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब मेरे लिए बहुत महंगा तो नहीं। सबसे महंगा कैपिटल कौन सा होता है बोलो, सोचो आराम से सोचना। सर सबसे महंगा सर इक्विटी, क्यों सर, क्योंकि वो तो प्रॉफिट के हिसाब से उसका डिविडेंड बढ़ता है ना। अच्छा ओके। उससे सस्ता सर प्रेफरेंस, सर डिविडेंड चेंज नहीं होता प्रॉफिट के हिसाब से। अच्छा सबसे सस्ता सर लोन, इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट आप फिक्स देना है मगर उसकी जो रेट है वो सबसे कम होती है। तो फिर सबसे सस्ता कौन सा हुआ सर लोन, तो फिर वही इशू कर दो। मगर सर कब, इनिशियल लेवल पे कि फर्दर लेवल पे। अच्छा ये भी सही है, डिपेंड करता है कब। अगर आपके प्रॉफिट सर्टेन है तो सबसे अच्छा डेब्ट कैपिटल है, प्रॉफिट तो आना ही है, इंटरेस्ट दो और भगाओ इनको। और अनसर्टेन है तो फिर डेब्ट कैपिटल सही नहीं है, नहीं तो आपको अपनी एसेट्स बेचनी पड़ेगी। डेप्लॉय का मतलब होता है यूटिलाइज है, 4th लाइन में लिखा है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि कौन सा कैपिटल आपको पे करना, इशू करना है और उस पर कितनी कॉस्ट पे करनी है, और तो फिर आप उस फंड्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जितना आप पे कर रहे हैं इक्विटी को, डिबेंचर को या लोन पे, इंटरेस्ट या डिविडेंड, आपको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, कि आपके रिटर्न ज़्यादा हो, आपकी कॉस्ट कम हो, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मतलब नहीं है। देखो वहाँ लिख दिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट बाय इट्स इन्वेस्टर्स। तो ये जो कॉस्ट है कैपिटल पे, इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो रिटर्न ही हुआ ना, और कंपनी के लिए खर्चा हुआ, तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि कम से कम हो और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो मिनिमम कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखेगा। ठीक है, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट, फिर यूटिलाइजिंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग।
पहले पैसा कितना चाहिए वो जुगाड़ करने का, फिर कौन से सोर्स के थ्रू चाहिए, फिर कहाँ कहाँ लगाना है ना। इसी को हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, पक्का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोगों को समझा होगा। सब लिख लेने का कॉपी में, समझे क्या। कुछ चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसमें, उसके पीछे रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा। बट मैं जो चीज़ें एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ प्लीज़ उसको याद रखिए, प्लीज़ लिखिए उसको, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। थैंक यू। ओके।